बच्चों मैं आज आपको एनवायरनमेंट फैक्टर वातावरणीय कारण पवन के बारे में बतलाऊंगा। पहला, इंट्रोडक्शन। सामान्यतया थलीय आवासों को पवन लगभग उसी प्रकार प्रभावित करती है जैसे कि जलीय वातावरण को धाराएं प्रभावित करती है। लाभदायक स्थानीय धाराओं से प्रचंड विनाशकारी झंझावात तक सभी वायु गतियाँ पवन में शामिल होती है। कई स्थानों में पवन की दिशा और तीव्रता निश्चित रहती है। इन्हीं तथ्यों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में निवासी प्राणियों पर पवन के संगत प्रभाव होते रहते हैं। इफेक्ट्स ऑफ विंड, पवन के प्रभाव। पहला, एन एड इन सेसाइल एग्जिस्टेंस, स्थानबद्ध जीवन में सहायता। वायु केवल सबसे छोटे और सबसे हल्के कणों को ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकती है। इसलिए पृथ्वी पर मुक्तजीवी जंतुओं को वायु परिवहन द्वारा पर्याप्त ठोस भोजन नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि तलीय वातावरण में पूर्णतया स्थानबद्ध जंतुओं का अभाव होता है। यद्यपि पौधों के स्थानबद्ध जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का विनिमय वायु की गति द्वारा संभव है। उनकी खनिज लवणों की आवश्यकता वायु द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। हाँ, अधिपादपों अर्थात एपीफाइट्स की सभी आवश्यकताएं वायु द्वारा पूरी कर ली जाती है। सेकंड, ट्रांसपोर्ट बाय विंड, पवन द्वारा परिवहन। थलीय प्राणियों के कदाचनिक और अंतरायनिक अर्थात इंटरमिटेंट परिवहन के लिए पवन प्रायः लाभदायक होता है। जीवाणु, कवकी बीजाणु इत्यादि वायु के हल्के झोंकों से भी उड़ा लिए जाते हैं। परागण के लिए परागकणों को भी पवन उड़ाकर ले जाता है। छोटे बीजों जैसा कि ऑर्किड के बीज का परिवहन भी पवन द्वारा किया जाता है। कई बड़े तथा भारी बीज भी विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं ताकि वे पवन द्वारा उड़ा लिए जा सकें और उनका वितरण लंबी दूरियों तक हो सके। कीट, मकड़ियों एवं अन्य छोटे अकशेरुक प्राणी भी या तो सक्रिय अवस्था में या पुष्टिभूत अर्थात एंसिस्टेड अवस्था में तीव्र पवन द्वारा उड़ा लिए जाते हैं। फिर भी थलीय प्राणियों के जीवन में पवन द्वारा नियमित परिवहन मुख्य भूमिका अदा नहीं करता, क्योंकि पवन में अनियमित होने की प्रवृत्ति होती है तथा थलीय जंतु प्रायः पवन के विरुद्ध भी गति कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी पवन की क्रिया द्वारा कीटों के भौगोलिक परिसर में वृद्धि कर दी जाती है, जैसे न्यू इंग्लैंड में रोमनी शलभ, जिप्स मॉथ, चक्रवात अर्थात हैरिकेन व तेज आंधी के समय पवन में अतिरिक्त उत्थापन क्षमता लिफ्टिंग पावर होती है और इस समय यह आशारहित दिशाओं में बड़े जंतुओं और पौधों के परिवहन के लिए अलौकिक अवसर प्रदान करता है। जैसा कि डार्लिंगटन 1958 ने बतलाया है, संभवतः उभयचारी कृंतक, सर्प और अन्य जंतुओं को चक्रवात ही महासागरीय द्वीपों तक ले गए हैं। स्थानीय प्रचंड पवन मछलियों को उन तालाबों तथा झीलों में प्रवेश करवा सकते हैं जो उन अलवण जलीय क्षेत्रों से संबद्ध नहीं है जहाँ मछलियों की ये जातियाँ पाई जाती है। कभी कभी पवन द्वारा किया गया परिवहन हानिकारक होता है। कुछ थलीय जंतु और पौधे उड़ाकर समुद्र और झीलों में गिरा दिए जाते हैं जहां वे अंततः मर जाते हैं। इसी कारण तेज पवन वाले क्षेत्रों में कीटों और पक्षियों को पवन की उत्थापन क्षमता के विरुद्ध कुछ लक्षण या स्वभाव विकसित करने पड़ते हैं, अन्यथा उन क्षेत्रों से उनका विलोपन हो जाएगा। थर्ड, एब्रेसिव एक्शन ऑफ विंड, पवन की अपघर्षी क्रिया। इस क्रिया में पवन का यांत्रिक बल और इसके द्वारा उड़ाए गए बालू, मिट्टी, हिम व अन्य पदार्थों की घर्षण क्रियाएं सम्मिलित होती है। चर्मल अर्थात टफ क्यूटिकल युक्त पौधे ही इस क्रिया का प्रतिरोध कर सकते हैं। उपरोक्त प्रभावों के फोर्थ, अदर इफेक्ट्स।
अन्य प्रभाव। उपरोक्त प्रभावों के अतिरिक्त तापक्रम, वर्षामान व वाष्पीकरण जैसे अन्य कारकों को भी पवन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इस प्रकार पवन जलवायु को नियंत्रित करता है तथा समुद्र से थल तक आर्द्रता के परिवहन की महत्वपूर्ण विधि प्रदान करता है। इन सभी तथ्यों का प्राणियों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है। धन्यवाद।